बिज़नेस टॉक्स के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। मैं शब्बीर हंडू और मेरे साथ बैठे हैं फैसल काऊसा साहब। आज हम इनको दोबारा इस प्रोग्राम में देखेंगे, इससे पहले भी हमने बात की है। इनका मैदान तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन रिसर्च में इनकी ख़ास ज़्यादा दिलचस्पी है, तो आज इसी पे बात होगी। हमने देखा है कि स्टार्टअप बहुत सारे बनते रहते हैं, हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड भी हैं। यहाँ के भी कोई 800 के करीब JNK के रजिस्टर्ड हैं DPIIT के साथ। लेकिन ये हम देख रहे हैं साथ-साथ कि सारे लोग कोई खातिर ख़ा काम नहीं कर पाते। हमें पता है कि बिज़नेस तब की जाती है जब कोई बिज़नेस गैप सामने हो, और स्टार्टअप वाला तो ऐसे ही करता है कि कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आता है जो मार्केट में जिसकी गुंजाइश हो और जिसका चलन साबित हो रहा हो उनके प्रोजेक्शंस में। लेकिन बात यह है कि रिसर्च शायद ना हुई हो, तो उस वजह से फिर आगे उनको ये लगता है, पता चलता है मार्केट में कि ये चीज़ नहीं बिक रही है या चीज़ नहीं चल रही है जो उन्होंने पहले सोची थी। इसके पीछे क्या चीज़ मिसिंग है, ये हम आज जानेंगे काउसा साहब के साथ बात करते हुए। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि बिज़नेस में जब प्रोडक्ट या कोई सर्विस सामने लाई जाती है, तो देखा जाता है कि सामने वाला जो कस्टमर है, उसको कितनी उसमें चाहत है वो चीज़ खरीदने की, और चाहत अगर हो तो फिर जेब में पैसे भी होने चाहिए, अवेलेबिलिटी है और प्रोडक्ट उसको चाहिए होगा। तो ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो तब प्रोडक्ट चलता है। अगर हमने बिज़नेस शुरू किया और इन 3 चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये रिसर्च हमसे मिस हो गई, तो फिर सामने पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि अब रिसर्च अगर करनी है तो किसको करनी है? गवर्नमेंट करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन करेगा, या ये स्टार्टअप को खुद करनी पड़ेगी ये रिसर्च? इन्हीं बातों पे आज काउसा साहब से बात होगी। काउसा साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया शबीर साहब, एक और बार अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और आज आपसे और कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। जी, जी। तो रिसर्च की बात ही हो रही है, तो जी, मैंने जो बात अभी की कि रिसर्च कौन करेगा? स्टार्टअप वाला करेगा, गवर्नमेंट करेगी, या कोई इंस्टीट्यूशन करेगा? देखिए मुझे लगता है जिसकी जितनी परेशानी है उसी की ज़्यादा नीड है रिसर्च करने की। एट द एंड ऑफ द डे जिसका पैसा लग रहा है, जिसका स्टेक सबसे ज़्यादा है, तो जी, इस अगर जो आपने नाम बताया उसमें ज़्यादा स्टार्टअप भी है, जी। तो रिसर्च तो उसी की करनी है। अब हाँ, बाकी फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ स्टार्ट्स बिगिनिंग से तो नहीं करना चाहोगे। जब है कुछ अवेलेबल तो आप हुँ, उसी को क्यों नहीं यूज़ करोगे? तो बहुत सारा डेटा, बहुत सारा रिसर्च गवर्नमेंट ने करा होता है, जी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने करा होता है, इवन थिंक टैंक्स या ट्रेड हुँ, बॉडीज़ वो भी रिसर्च करती हैं, इवन मीडिया हाउसेज़ रिसर्च करते हैं, जी, या जैसे रिसर्च एजेंसीज़ होती हैं वो रिसर्च करती हैं। तो उनका डेटा वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बेस्ट तो है कि हम उसी से शुरू करें। लेकिन इवेंचुअली स्टार्टअप को या बिजनेस को एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, और वो हुँ, आज के टाइम में या अदरवाइज भी बहुत मुश्किल है कि आपको उसका रेडीमेड आंसर मिले। हुँ, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढने के लिए आपको अपनी ही रिसर्च करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे ओनस जी, आप ही पर, स्टार्टअप पर ही है। जी। अगर हम यहाँ की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी इकॉनमी में कौन-कौन से सेक्टर हैं जिन पे काम होता है, जिनसे हमारे यहाँ की GDSP बनती है। जी। उसमें मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं या हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये किसी हद तक मेन सोर्स है हमारे यहाँ की इनकम का। हम्म। लेकिन इसमें गैप्स भी होंगी, बिल्कुल। तो उन गैपों का तो पता गवर्नमेंट ही चलाएगी, हम्म। या कोई इंस्टीट्यूशन जो इसके साथ जुड़ा होगा, या हम्म। डिपार्टमेंट। तो उसमें स्टार्टअप वाला कौन-सी रिसर्च एडिशनल करेगा कि उसको अपनी गैप का पता चलेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है कि पहले कि हम वो कंज़म्पशन पैटर्न समझ पाएँ, हुँ, तो गवर्नमेंट डेटा तो अवेलेबल है। अगेन शायद आपके पास कुछ लोकल प्रोडक्शन का डेटा है, आपके पास इम्पोर्ट्स का डेटा है, हुँ, तो आप समझ पाओगे कि हुँ, क्या यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हुँ, कंज़्यूम हो रहा है, तो उधर आप थोड़े-थोड़े गैप्स आइडेंटिफ़ाई करना शुरू हुँ, करोगे। बट इवेंचुअली जैसे मैंने बोला कि हुँ, एक स्टार्टअप, एक बिज़नेस को ही अपनी रिसर्च करनी है कि ये ढूँढे कि मेरा एग्ज़ैक्ट गैप कहाँ है? मेरी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है 8-10 हों, लेकिन हुँ, उनमें से प्रायोरिटाइज़ किसको मैं नंबर 1 करूँ, हुँ, जहाँ वो जो आपने पहले शुरू में बोला कि नीड भी है, हुँ, एबिलिटी टू पे भी है, डिज़ायर टू पे भी है, वो कहाँ पर सबसे हाई है। हुँ, तो उसके लिए मुझे लगता है जो यहाँ अभी भी हमारा अप्रोच है ना, हमारा अप्रोच अभी भी वो प्रोडक्शन वाला अप्रोच है कि हम प्रोड्यूस हुँ, करेंगे और कंज़्यूम तो होगा ही होगा। हुँ, बट वो परफेक्ट इकोनॉमी वाला सिनेरियो तो खत्म है नहीं, अब। हुँ, अब वो सिनेरियो नहीं है। अब तो हमें
पहले एक टाइम बोला जाता था डिमांड कैन नॉट बी क्रिएटेड, अब तो मार्केटर्स बोलते हैं कि भाई डिमांड कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो। सो उसको देखते हुए मुझे लगता है स्टार्टअप्स को थोड़ा और समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूमर बाइंग पैटर्न पे हमारी रिसर्च ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ। जी जी। तो वो एक एरिया है जहाँ मुझे लगता है रिसर्च और की जा सकती है। अब जब रिसर्च करने निकलेगा कोई स्टार्टअप वाला, उसको क्या रिसर्च करना है? मार्केट साइज करेगा, कंज्यूमर नीड देख लेगा, किस चीज़ पे रिसर्च होगी? देखिए ऑनेस्टली मेरा ना आजकल थोड़ा डिफरेंट टेक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत वसी मार्केट है। मुझे लगता है मार्केट साइज देखना एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है आज के डेट में। ऑल्दो मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे खुद के जॉब के साथ, बट मैं बिलीव करता हूँ मार्केट साइज नहीं करना चाहिए मेजर आज के डेट में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ इनफ अपॉर्चुनिटी है हर एक सेक्टर में। हाँ मतलब आप कोई भी सेक्टर लो, बिलियंस ऑफ डॉलर के वर्थ निकलेगा। तो मतलब क्या करना मार्केट साइज करके? मैं बताऊंगा कि ये जी $10 बिलियन, $20 बिलियन इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जो जहाँ पे हम मिस करते हैं ना, वो वही प्रायोरिटाइजेशन हमारी नहीं ठीक हो रही है। हमें रिसर्च वैसे करनी है कि मैं प्रायोरिटाइज कर पाऊँ इस $10 बिलियन पे मैं क्या क्विकली एड्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम टू मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट आपको भी पता है आज प्रायोरिटीज इतनी शिफ्ट होती हैं। अगर मैं आज किसी मार्केट को बोलूँ, मतलब छोटी सी मार्केट या कोई भी, मैं बोलूँ कि कमीजों की $10 बिलियन की मार्केट है इंडिया में, मगर वो जब तक मैं एक स्टार्टअप उस मार्केट में थोड़ा अपने पैर जमाऊं, तब तक मे बी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई हो, कमीजें पहनना लोग छोड़ दें या कोई और सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आजकल सब्स्टिट्यूट्स और ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, आ रहे हैं। पहले नहीं होते थे। पहले मार्केट बड़ा, आपने बोला ये $10 बिलियन की, तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम तक रहती थी हमारे पास, अब वो है नहीं सिलसिला। तो मुझे लगता है उसमें हमें प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च प्रायोरिटाइजेशन पे होनी चाहिए कि मेरे को इस $10 बिलियन में मेरा कितना अपॉर्चुनिटी है, एड्रेसेबल क्या है मेरा, और किस चीज को मैं क्विकली पकड़ूं। वो रिसर्च होनी चाहिए, नॉट कि एड्रेसेबल मार्केट और वो सब ठीक है, वो अच्छा लगता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, फाइनेंसिंग के लिए और उसके लिए, बट एक्चुअल बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि हमें क्विकली ढूंढना चाहिए कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अगर कमीजों की बात रही है, वो कॉटन लिनन क्या है, बच्चों की बड़ों की कौन सी कहाँ पे, वो क्विकली हमें कर देना चाहिए। ठीक है। आपकी बात से एक बात जाहिर हो रही है कि मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया देखती है इंडिया की तरफ की, ये बहुत बड़ी मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बेचते हैं तो उसको चलने लगती है। तो यहाँ के स्टार्टअप के लिए तो फिर एक ये बोनस पॉइंट है कि उसको ज़्यादा गैप देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मार्केट में जाके सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन फिर हमारे इतनी स्टार्टअप 90% से ज़्यादा स्टार्टअप आगे क्यों नहीं जा पाते? देखिए दो चीज़ें हैं जो उसमें अपॉर्चुनिटी, जैसे बोला सब हर एक में है। जो प्रॉब्लम जहाँ पे हो रही है ना, हम कंज्यूमर को समझते नहीं है। जो हमारी रिसर्च ऑन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर है ना, वो जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और ये स्टार्टअप्स की बात नहीं है, बड़े बड़े कंपनियों में भी सबसे बड़ी गैप इस वक्त है कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने की। इनफैक्ट हुआ क्या, जब से ये डेटा एनालिटिक्स का दौर आया ना, मैंने खुद ये एनकाउंटर किया है। मैं बहुत, क्योंकि अपनी कंपनी में भी बिजनेस डेवलपमेंट करनी होती है, तो जब मैं किसी कंपनी के पास जाता था कि चलिए हम एक कंज्यूमर इंसाइट आपके लिए करेंगे, ये करेंगे, बोलते हमारे पास बहुत डेटा है, तुम क्या हमें दोगे? तुम मे बी सर्वे ऑफ 2000, 3000, 5000 करके दोगे, मेरे पास तो 5 मिलियन 2 मिलियन यूजर्स का डेटा है, सो आई हैव इनफ इनसाइट्स। बट इवेंचुअली मतलब वो एक डिफरेंट स्टोरी है। देन थैंकफुली आई वाज प्रूवन राइट कि उनको भी जरूरत पड़ी फिर एक टाइम पे वो करने की। पॉइंट ये कि हम ना कंज्यूमर को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ऑनेस्टली आप किसी से पूछो कंज्यूमर ने आपके क्यों खरीदा, उसको पता ही नहीं होती। ओके, आपका ब्रांड क्यों अच्छा लग रहा है, वो भी नहीं पता होती। आपका प्रोडक्ट उसने अगेंस्ट अ सब्स्टिट्यूट क्यों प्रेफर किया, वो भी नहीं पता होती। उसने ऑनलाइन क्यों खरीदा ऑफलाइन से, या क्यों कैसे खरीदा, उसका भी नहीं जवाब होता। तो हमारे पास ये जवाब नहीं होते ना, तो इसमें क्या होता है कि हम इसलिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते जिससे हम अपने कंज्यूमर तक बहुत इफेक्टिव एंड बहुत क्विकली पहुंच पाए। जो मैं प्रायोरिटाइजेशन की बात, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, अब अपॉर्चुनिटी है बट टाइम कम है, तो मेरे को अपना टाइम मिनिमम वेस्ट करना है कंज्यूमर तक पहुंचने में, थ्रू दैट इफेक्टिव चैनल और विद द राइट ऑफरिंग। वहां पे मेरे को रिसर्च करनी है। यहाँ भी आप देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैंने लास्ट ईयर कुछ लोगों से यहाँ बात करी जो होटल्स में जा रहे थे, तो
कोई भी किसी रिसर्च बेसिस पे नहीं कर रहा था कि मुझे किस टाइप का होटल होना चाहिए, कौन मेरा ऑडियंस होगा, किस टाइप के रूम्स मेरे होने चाहिए, क्या लेआउट होना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। सबका था कि भाई मुझे लग रहा है कि अभी तक ना मैं 5,000 का रूम बेच रहा था, अब मैं 15,000 का बेच पाऊंगा। सो हो सकता है प्रीमियमाइजेशन हो रही हो, बट क्या हमारे पास कोई डेटा है प्रूव करने के लिए? क्या हमने कोई रिसर्च करी? नहीं। अच्छा, अगर मैं अभी तक 5,000 वाला कस्टमर सर्व कर रहा था, अब मैं 15,000 वाला सर्व कस्टमर करने वाला हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या मैंने उनको समझा है? नहीं। बस वो एक लग गया कि भाई सब जा रहे हैं, मैं भी शायद जाऊं। तो ये चीजें यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि मुझे देखना है कि एग्रीकल्चर कितना बड़ा एरिया है यहाँ, टूरिज्म कितना बड़ा है। मुझे लगता है वो एकेडमिक पर्पज के लिए ठीक है, गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है कौन सा सेक्टर, बट बिजनेसमैन के लिए मुझे लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कस्टमर को बहुत अच्छे से समझूं, इंपॉर्टेंट तो कस्टमर ही है। उसके बाद अगर किसी के लिए चैनल इंपॉर्टेंट है, वो चैनल समझे, बाकी इंटरमीडियरीज समझे, वहां पे मनी एंड रिसर्च करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिवली इम्पॉर्टेंट है रिसर्च करना, क्वांटिटी तो मालूम है या क्वांटिटी का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि वो हमें अपने जनरल नंबर्स बता रहे हैं। तो क्वालिटी में आपने कहा कि कस्टमर सेंट्रिक होगा, कि उसमें कस्टमर के उसके जो एटीट्यूड्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, उनको स्टडी करना। ये बिज़नेस शुरू करने से पहले भी होगा और बिज़नेस करते हुए भी होना चाहिए। बिल्कुल, यही आपका कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुझे साथ-साथ चलाने हैं। क्योंकि अगर मुझे क्वालिटी पता करनी है, लेकिन फिर भी उसमें सेगमेंट में मेजर सेगमेंट कौन है, माइनर सेगमेंट कौन है, ग्रोइंग सेगमेंट कौन है, वो तो मुझे बेसिस क्वांटिटी ही पता चलेगा। फिर विद इन दोज सेगमेंट्स मुझे किस पे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मेरे लिए क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी एक रिसेंटली एक देखा था, एक स्टार्टअप है, तो उनका उनके हिसाब से अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि वो अपने कुछ ऑर्डर्स फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जो उनकी कैपेसिटी है उससे नहीं कर पा रहे हैं वो। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने बोला अच्छा फिर आपका जो अभी कस्टमर है वो कौन है? मतलब अगर आपका इतना अच्छा चल रहा है तो उनको उसका डिटेल नहीं था। तो ये जो आप बता रहे हैं ना कि स्टार्ट में आगे जाके आपको ये हर जगह समझते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आज मान लीजिए एक डिफरेंट कोहर्ट मेरा कंज्यूमर है, कल को किसी और कोहर्ट को वो डिस्कवर हो गया और उनको मेरा ऑफरिंग अट्रैक्ट हो गया और वो मेरे कस्टमर्स बनने लगे। तो जब तक मैं कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड ना करता रहूं, तब तक मेरे को भी नहीं समझ आएगा कि मेरे कस्टमर नेक्स्ट कस्टमर कहाँ है, मेरा नेक्स्ट कोहर्ट कहाँ पर है। तो इसलिए नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर। जी, हमारे यहाँ जब नए लड़के आते हैं, इनको भी बिज़नेस शुरू करना होता है, वो हमसे सबसे पहली जो चीज़ की ना ख्वाहिश करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि कहाँ पे करूँ? कहाँ पे करूँ? तो मतलब वो ये जो है ना हमारे ऊपर ही डाल देते हैं कि हम रिसर्च करें उसके लिए। हम तो अपनी तरफ से जो आपने कहा कि जनरल नेचर की बात कर सकते हैं कि इस सेक्टर में जा सकते हैं, इस सेक्टर में पोटेंशियल है, लेकिन उससे तो उसका काम नहीं बन सकता जब तक वो खुद अपनी गैप ढूँढ न ले। तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? मुझे लगता है मतलब आपको ना उनको एक फील्ड वर्क पे भेजना चाहिए कि ठीक है ये सेक्टर्स है, जाओ आप इस सेक्टर पे रिसर्च करके आओ, एक पूरा रिपोर्ट करके आओ, स्टेक होल्डर से बात करके आओ, कंज्यूमर से बात करके आओ और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। दैट शुड बी द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ वैल्यूएशन कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी। वो जो मुझे लगता है वो जो उनकी एक एक्सरसाइज होगी ना, वो उनको बहुत पुख्ता करेगी एंड दैट विल गिव देम अ वेरी गुड डायरेक्शन कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये अक्सर होता है कि लोगों को लगता है कि जाओ किसी से जाओ और उसको पूछो मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। मेरे को कल ही एक आदमी ने फोन किया, बोला मेरे पास 20-30 करोड़ रुपए की कैपेसिटी है, मुझे बताओ मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने बोला यार 20-30 करोड़ का तुम बस एक फोन पे एक्सपेक्ट करो, मुझे भी थोड़ा सोचने का टाइम दो। ये बात सही है कि अब जो काम उसको करना है उसी को करना है, दूसरा नहीं कर सकता, उसको खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब उसके लिए टूल्स क्या है, उसको कुछ नहीं पता, अभी उसको समझाना है कि टूल्स ये हैं तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। वो क्या है वो टूल्स? देखिए मेरा ये कहना है कि मतलब था कि ओनस उसी का है, वो हेल्प जरूर ले सकता है, फ्रेंड्स की ले सकता है, कोई अगर उसके पास पैसा है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है, या
कान या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ले सकता है जहाँ पे वो रिसर्च कैसे करे, क्या करे। अब जहाँ तक टूल्स की बात है, इतना कोई खतरनाक इसमें टूल्स ऐसे हैं नहीं, कुछ कोई बड़े आपके कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं। देयर आर सम स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर श्योर, जैसे एक साइड पे SPSS टाइप टूल्स हैं, R है या बाकी भी टूल्स हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर हम देखें, अगर हम अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही एनालिसिस करें, वही मेरे लिए बहुत सफिशिएंट एनालिसिस है इसके लिए। मुझे लगता है उसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना देन एनालिसिस इज योर कलेक्शन ऑफ डेटा। आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, आपने सैम्पलिंग कैसे करी है, वहां पे आपने उसको क्या ऑन द फ्लाई, ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च करा फिर आपने सैंपल, क्योंकि आज ना थैंकफुली टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं, तो आप रियल टाइम में देख पाते हो कि मेरी सैम्पलिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही है, मैंने जो कोटाज सेट करे थे क्या मैं वो सारी रिप्रेजेंटेशन इसमें ला पा रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, डेटा आउटलायर्स को समझना। मैं एक स्टडी कर रहा था एक ब्रांड के लिए, तो उसमें एक बंदे ने लिखा था कि मैंने जी 500 रुपए में स्मार्ट टीवी लाया। तो हम भी फील्ड टीम से एंगेज करते हैं, तो मैंने फील्ड टीम वाले को बोला कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। बोला नहीं, मैंने बोला आप एक काम करो, आप इस बंदे को हमें कनेक्ट करवाओ, हम इसको 5,000 रुपए देंगे, हम इससे टीवी खरीदेंगे। तो आपको आउटलायर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है 60-70% ऑफ टाइम आपको देना चाहिए कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कहीं आउटलायर्स तो नहीं है, और रियल टाइम में आपको उसको कभी कभी वो रीप्रोसेस करवाना पड़ता है अपना सैंपल, अपना क्वेश्चनियर और ये सब ठीक करने के लिए। तो मुझे लगता है टूल्स ज्यादा वहां पर यूजफुल है देन इन एनालिसिस। मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ओशन, मोर देन एनफ। अब ये जो कलेक्शन टूल्स हैं, ये भी मैं देख चुका हूँ कि कई बार जब मैंने ये बात कही होगी तो पता चला कि उनको पता नहीं कि क्या करना, मार्केट सर्वे कैसे करनी, सैम्पलिंग क्या होता है, क्वेश्चनर कौन बनाएगा, कैसे होगा, या फिर उसको पॉपुलेट कैसे किया जाएगा, और सैम्पलिंग में कितने नंबर लिए जाएंगे, और उसकी डेमोग्राफिक कलेक्शन या कंपोजिशन कैसे होगा। ये ऐसा मुमकिन है क्या कि अगर हम इसको कहीं सेंट्रलाइज करें, कोई एजेंसी करे, तो उसमें क्या मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, क्यों नहीं, मतलब देखिए सेंट्रलाइज तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपने टूल्स का फरमाया, तो देखिए अगर हम बेसिक लेवल पे देखें, जैसे गूगल फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म है, वो तो बेसिक टूल्स हैं जहाँ से आप एक अच्छे से क्वेश्चन डिजाइन करके उसमें जो हम लॉजिक चेक्स लगाते हैं या लूप्स लगाते हैं, वो सारे आप उधर भी लगा सकते हो, सो दैट जो स्किप करना है वो सारा लॉजिक आपका उधर लॉजिक चेक इन प्लेस रहे आप जब क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हो। तो वो आप उन बेसिक टूल्स पे भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, जैसे सर्वे मंकी है, जो मतलब किसी टूल को प्रमोट नहीं करना यहाँ पर, बट है बहुत सारे टूल्स हैं, पेड वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं। अगेन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी नीड अच्छे से पहले ही डिफाइन कर पाए, तो मुझे लगता है फ्री टूल्स में भी आपका 80-90% काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाता। अब जहां तक बात आती है कि भाई सैंपल कितना लूं, क्वेश्चनियर कैसे डिजाइन करूं, हाँ मुझे लगता है वहां पे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत चाहिए कि कितना सैंपल। इसमें भी ना एक इंडस्ट्री वर्सेस एकेडमिया बहुत बड़ा डिबेट होता रहता है कि वो आइडियल सैंपल क्या है। अब देखिए एकेडमिया के पास एक लिबर्टी है कि उनके पास टाइम रहता है, तो वो जब तक नहीं हम पूरा वो डिजाइन नहीं करेंगे, कैसे सैंपल लेंगे, क्या लेंगे, वो तो उतना कर सकते हैं। बट बिजनेस में हमारे पास उतना लिबर्टी नहीं रहता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, पॉजिटिव ऑफ टाइम है, बहुत क्विकली टर्न अराउंड करने रिजल्ट्स फॉर द क्लाइंट्स। तो आई थिंक एक सैम्पलिंग में जैसे एक फिर होता है कि सैम्पलिंग ऑफ कन्वीनियंस, फिर इवेंचुअली हम रियलिटी में हम वो आइडियल और कन्वीनियंस को मिलाकर फिर जो हमें सैम्पलिंग लगता है वही लेकर आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। बट जैसे बिजनेस टू बिजनेस रिसर्च है, तो उसमें तो ट्रेडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक्स नहीं चलती हैं, उसमें तो आपको मतलब मैं एक कर लेता हूँ कि जैसे मैं उसको ASF बोलता हूँ, सो ऑल ऑफ लीडर्स, सम ऑफ चैलेंजर्स एंड फ्यू ऑफ न्यू कमर्स इनटू द इंडस्ट्री। तो ऐसे करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चलो एटलीस्ट वी हैव कवर्ड द मार्केट रिप्रेजेंटेशन जो 80-90% ऑफ द मार्केट कवर करती है। तो वैसे हम बिजनेस B2B में सैम्पलिंग करते हैं यूजुअली। ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं कि सारे ही स्टार्टअप बिजनेस वाले भी इंस्टाग्राम और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके डेटा के ऊपर
अपने बहुत सारे बिजनेस डिसीजन लेते रहते हैं। जी जी अब इसमें दो कैटेगरियाँ आती हैं सामने, एक वैनिटी डाटा है, जो नंबर्स पे ही सारी गेम चलती रहती है, ज़्यादा नंबर है तो खुश होते रहते हैं, कम है तो लगता है कि नहीं हमारी कोई पहचान नहीं है। अब वैनिटी डाटा कुड बी मिसलीडिंग, पता नहीं चलेगा कि कैसा डाटा कहाँ से आया। तो आपका क्या कहना है कि इसमें कैसे डिसीजन लिया जाए? वैनिटी डेटा नहीं लेना है तो बाकी डेटा पे रिलाई कैसे किया जाए? जो आपने इसमें ना सबसे पहली बात है जो हम बहुत टाइम इग्नोर करते हैं कि इसमें ह्यूमन जनरेटेड डेटा कितना है एंड मशीन जनरेटेड डेटा Right. कितना है। सो अगर हम अभी का देखें ग्लोबली एक स्टैंडर्ड निकला है कि मोर देन 50% जो डेटा होता है अभी ट्रैफिक होता है वो बॉट जनरेटेड होता है। अच्छा। एंड देयर आर गुड बॉट्स बैड बॉट्स, क्योंकि देखिए जैसे एक गुड बॉट की एग्जांपल है, मेरी वेबसाइट है, मेरे को गूगल इंडेक्स करवाना ही करवाना है, तो मेरे गूगल का बॉट तो आएगा ही, मेरी वेबसाइट विजिट करेगा ही एट डिफरेंट टाइम्स एंड पीरियड्स टू चेक वहाँ कुछ नया तो नहीं आया, तब जाके वो उसका क्रॉलर अपडेट करेगा कि ओके यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही बहुत सारे हम आजकल टूल्स इंटीग्रेट करते हैं, एनालिटिक्स इंटीग्रेट, उन सब के बॉट्स रन कर रहे होते हैं हमारी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे। ये तो एक हो गया। फिर दूसरा सोशल मीडिया पे चैलेंज है कि बहुत सारे चाहे इन्फ्लुएंसर्स या इवन बिजनेसेस चाहते हैं कि हम ओवरनाइट इसमें बड़े दिखने लगे, विजिबिलिटी बढ़े हमें। हाँ, सो दे रिजॉर्ट टू दीज इल प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल मेथड्स। हाँ, तो बॉट ट्रैफिक खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स हैं कि कैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी 50-60% ऑफ देयर फॉलोअर्स एंड दीज आर बॉट्स। तो अब सोचिए, हमें लगता है कि इंसान एक ह्यूमन बीइंग अपनी व्यू दे रहा है या अपना एक पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट वो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, वो एक बॉट होता है। तो सबसे पहले तो हमें वो अंडरस्टैंड करना चाहिए बिफोर इवन कंसिडरिंग एनी सोशल मीडिया डेटा। तो वो सबसे पहली बात है। उसके बाद है अब इसमें कौन सा डेटा ले। ऑनेस्टली ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये उतना इजी क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करना। और मेरी इसमें बहुत लोगों से बात हुई है, इवन जो एक्सपर्ट्स हैं सोशल मीडिया के या प्लेटफॉर्म्स के, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। इसमें इवेंचुअली क्या होता है कि आप ही अपने बिजनेस में समझ पाते हो कि व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और उसके बेसिस पे आप उन्हीं को ट्रैक करना शुरू करते हो। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको लगता है कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत हैं, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू द बिजनेस। बिजनेस कुड बी सेल्स या कुछ भी, तो दैट मीन्स वो फॉलोअरशिप इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ योर, it's not reflecting anything for you, but maybe impressions is okay। या आजकल एक और ट्रेंड हो गई है, people prefer not to engage more with the platforms for various reasons। एक रीजन है सोशल रीजन कि लोगों को लगता है कि अगर मैंने किसी को लाइक किया, कमेंट किया, तो लोगों को लगे ये बहुत बेकार आदमी है, दिन भर बेकार ही होता है। ओके, तो दे रेफ्रेन फ्रॉम इवन लाइकिंग और कमेंटिंग, बट उन्हें देखा होता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे, जैसे लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, उसमें आपके इंप्रेशंस बहुत होते हैं, बट कमेंट्स और लाइक्स बहुत कम होती है, रिएक्शन। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस वहां पर। तो उस केस में मतलब अगर मैं अपने बिजनेस की हम बात करें, तो हम हमेशा देखते हैं इंप्रेशंस कितने हैं। हमें पता है कि कमेंट्स और लाइक्स एंगेजमेंट कम है, for various reasons। There are other reasons also why people shy away, stay away from engaging, but impressions आ जाते हैं। So आपको वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा इवेंचुअली कि आपके बिजनेस के रिलेवेंट कौन से पैरामीटर्स हैं। एक बात और भी इसमें सामने आती है कि अब डाटा आप या तो कमीशन डाटा आप लेके आएंगे या खुद रिसर्च करके या फिर सोशल मीडिया पे, फिर इस पे रिलायबिलिटी इंडिकेटर क्या होगा, किस पे रिलाई किया जाएगा, किस पे नहीं? हाँ, सो देखिए उसमें जहाँ तक ये है ना बात की विच इज़ अ क्रेडिबल डेटा, आई थिंक वी आर स्टिल गोइंग बाय दैट रूल ऑफ थंब कि हम देखते हैं कि विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ पब्लिशिंग दिस डेटा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है। इसमें कमीशन वर्सेस ओपन सोर्स डेटा का मुझे अभी तक थोड़ा कम ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स ऑफ रिसर्च जाए ना, तो मुझे बताना है कि मुझे ये रिसर्च किसने करवाई, इफ समबडी इज कमीशन। ओके, बट अब इन प्रैक्टिस बहुत सारे उसके भी वर्क अराउंड्स निकल आए हैं। ओके, तो वो करवाता कोई है, बट वहां पे दिखता नहीं किसने करवाया है काम। सो आपको लगेगा कि ये तो एक बहुत थर्ड पार्टी ओपन डेटा है, बट वो एक्चुअल में ओपन डेटा नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो कमीशन एंड
जी pushed by some maybe someone which has some interest. तो वो एक बात है जो जहाँ तक, हाँ मुझे सिर्फ एक चीज़ जहाँ मुझे थोड़ा पर्सनली हमेशा लगता है कि हर एक डेटा का ना एक प्लेटफॉर्म बायस आ जाता है। जैसे हम बोलेंगे कभी एक फेसबुक से जी स्टडी आ गई है तो फेसबुक का डेटा ये, नाउ दैट मे नॉट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ओके बट वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन गया है तो हम उसको बहुत क्विकली एक्सेप्ट करने लगते हैं। या हमें कभी लगता है कि गूगल ने कोई डेटा निकाला, even like Google is synonymous to internet, so every person who's on internet is eventually in view of Google, तो वहाँ पे शायद हो सकता है, बट मुझे लगता है प्लेटफॉर्म की वहाँ पे अभी भी थोड़ा डिफरेंशिएशन है। बट एज रिगार्ड्स कि मुझे कमीशन लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो डेटा क्वालिटी और मतलब जो इसमें इनसाइट्स है उसकी क्वालिटी पे जाना चाहिए बनिस्बत कि ये ओपन सोर्स है या कमीशन है। आखिर में बताइए, यहाँ के स्टार्टअप जो एस्पायरिंग है या जो जिनको भी ट्रैक्शन वगैरह मिल चुकी है, उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस जो उनको काम आए रिसर्च की फील्ड में? सबसे पहले मुझे लगता है कि रिसर्च करते रहना चाहिए। ओके, टू स्टार्ट विद एटलीस्ट जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे एक राब्ता कंटिन्यूसली रखिए। एंड ये नहीं है कि मुझे बस फीडबैक लेना है कि भाई ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आपको अच्छा लगा बुरा लगा, उतना ही नहीं। आप मेरे को कुछ बिजनेसेस की कुछ स्टोरीज याद हैं, अभी मेरे को नाम नहीं याद है, जहाँ पे फाउंडर्स ने बोला है कि हम इनिशियली एक एक कस्टमर को खुद कॉल करते थे एंड वी यूज्ड टू स्पेंड गुड टाइम विद देम, अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्यों हमारी सर्विस ली थी, क्यों हमारा प्रोडक्ट लिया था। वो जो इनसाइट्स देते हैं ना वो कोई नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे वो एक कमी है। और फॉर्चुनेटली हमारे अभी उतने मिलियंस ऑफ कस्टमर्स नहीं है किसी स्टार्टअप के कि हम वो नहीं कर पाएंगे। वो एक चीज़ है हमें करना चाहिए। जो वन टाइम कस्टमर है उससे भी पूछें, जो रिपीट कर रहे हैं उससे भी पूछें, उसमें हमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग। सही है। तो ये सर्विस में भी काम आता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक शिकायत ये भी है ना बिजनेस की, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस की भी शिकायत है। प्री सेल भी एक उनका एक मेथडोलॉजी है, वो भी सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, लेकिन पोस्ट सेल जो सर्विस है ना वो ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक नहीं रहती, बड़ी शिकायतें हैं। बिल्कुल, वो इसलिए है शायद कि वो कस्टमर से बात ही नहीं करते, वो कस्टमर से कोई बात ही नहीं करते, कोई लेते। कोई फीडबैक नहीं लेता है। वहीं पे तो प्रॉब्लम है। आप देखिए जो कुछ हमारे कुछ रिसेंट ईयर्स में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं उनकी one of the success factors has been that they have been continuously probing customers कि आप क्यों हमारे साथ एंगेज हो, क्या अच्छा लग रहा है। और वही डेटा जो अभी उनके पास है दैट इज देयर गोल्ड माइन। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे पास तो कस्टमर डेटाबेस नहीं होता है, वो बस हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए लगा लेते हैं। तो रेगुलरली मुझे लगता है कस्टमर से फीडबैक लेते रहना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फैसल साहब आपका शुक्रिया। ये बातें काफ़ी लंबी हो सकती हैं, अगर इनकी डिटेल में और चले जाएँ तो अगली बार उस पर भी बात हो जाएगी। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया। आज की गुफ्तगू बहुत अहम है, इसलिए कि यहाँ के बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये नहीं पता चलता कि बिज़नेस की जाए तो कहाँ की जाए। मैं ख़ुद फेसबुक पे और कई जगह देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे पास 20 लाख हैं, 30 लाख हैं, हमें बताइए कि मैं कौन सी बिज़नेस करूँ। तो बस अरे गहरे ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं, कोई ज़मीन खरीदने की बात करता है, कोई गोल्ड खरीदने की बात करता है, लेकिन बिज़नेस कहाँ की जाए इसका किसी को अंदाज़ा नहीं, और उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि बिज़नेस कहाँ करूँ। आज का ये एपिसोड इसलिए बहुत अहम है, इसको देखिए और अपने दोस्तों को जिनको बिज़नेस करने का कोई आइडिया हो उनको भी बताइए, और हमारे ऐसे ही एपिसोडों का इंतज़ार भी कीजिए। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, ताकि आपको हमारे नए प्रोग्राम्स और नए पॉडकास्ट की खबर देता रहे।